द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आपकी सुपर टेट की परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्नों को ही सॉल्व करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के एग्जाम कार्ड की बुक से लिया गया है। तो कोई भी प्रश्न अपने मन से हमने नहीं लिया है, जो आपके एग्जाम कार्ड की बुक है उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसी से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पर एक सूचना आपके लिए ये है कि हम लोग रोज सवेरे 10 बजे आपके टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और ये सवेरे 10 बजे ये कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये वीडियो 10 बजे आती है, आप इसको देखिए। आपको इससे इस जो 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है इसको देखकर आप में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और अपनी गलतियों के बारे में आपको पता चलेगा। तो गलतियां सुधारते रहिएगा जब तक आपका 3-4 महीने में एग्जाम नहीं होता है, परीक्षा नहीं होती है, तब तक अपनी सारी गलतियां सुधार लीजिए। मेरिट में आपका आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सुपर टेट की जो परीक्षा है उसे पास करना जरूरी नहीं है, मेरिट में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिनका एकेडमिक थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत कमज़ोर हो रहा है, उनके लिए तो गणित के 20 प्रश्न समझिए रामबाण हैं, क्योंकि यही 20 प्रश्न आपके गणित में जो है ये आपको मेरिट का निर्धारण करेंगे। अब हमारे ये प्रैक्टिस सेट लगाने का मेन उद्देश्य क्या है कि हमें गणित भैया सीखना है, गणित पढ़ना नहीं है, गणित रटना नहीं है। बहुत सारे जादूगर टीचर होते हैं जो आपको जादू दिखाते हैं गणित में, देखो ये सॉल्व हो गया, वो सॉल्व हो गया। तो जादू हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिखाना मेन उद्देश्य है। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 7-8 साल आपके लखनऊ में रह के एसएससी की तैयारी करवाया है। वर्तमान समय में आपकी ही जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, उसी में सेलेक्ट होकर हम लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ठीक है, प्राइवेट पढ़ाते थे और गवर्नमेंट जॉब का अपना ही मज़ा होता है, तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब का मज़ा ले रहे हैं। वो जब प्राइवेट पढ़ाते थे लखनऊ में तो पढ़ाते थे। तो अब हम लोग आपके साथ हैं, लगे हुए हैं। आपका सुपर टेट का एग्जाम किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, उसमें गणित के क्या प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिए यहाँ पर ये बात है कि गणित हमें सीखना है। अगले जो है 4 से 5 महीने जो आपके पास हैं, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक गणित आप लगातार सीखते रहिए। 1 मिनट का समय दीजिए। तो यहाँ पर ये सब बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप उम्मीद है समझ रहे होंगे, क्योंकि गणित जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए भैया, इसी के साथ हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, सवाल आपने पढ़ लिया होगा। A/B का मान दिया गया है 4/5 और B/C का मान दिया गया है 10/7 और आपसे पूछा जा रहा है A/B/C। सॉरी। तो गर्मी का मौसम है, लगातार आप सभी लोग पानी वानी पीते रहिए और हम भी लगातार अपने साथ पानी रखे रहते हैं, पीते रहते हैं। यहाँ पर देखिए A/B है, यहाँ पर देखिए B/C है। सीधा सीधा क्रम आपको दिया गया है। जब सीधा सीधा क्रम दिया गया हो तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको पता है ये जो अनुपात की चीज़ें हैं इसको बटे में भी लिख सकते हैं, यानी 4/5 को 4/5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो अनुपात का चीज़ है, अनुपात की चीज़ को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, तो ये इसको हम लोग 10/7 भी लिख सकते हैं। और जब आपका सीधा सीधा क्रम से अनुपात दिया गया हो तो ये जो आपने बटे में लिखा है ना, इसको भैया लिख लीजिए। 4/5 हो गया और 10/7 हो गया। हमें निकालना क्या है, A/B/C निकालना है। अब सबसे पहली बात है कि हमें A का मान पता होना चाहिए। A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मान निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 10 और 4 गुणा करेंगे, कितना हो गया भैया, 40 हो गया। इस बीच वाली संख्या B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 गुणा कर दीजिए। 5 का 10 में करेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। और ये जो C बचा है, C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या बची है इसका गुणा कर दीजिए। तो 7 और 5 गुणा करेंगे, हो जाएगा भैया 35। तो जब A/B/C निकालना हो तो आप बटे में लिख के सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी संख्याएं 5 से कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5×8 40, 5×9 50 और 5×7 35। 8×10=7 कहाँ पर है भैया, 8×10=7 आपका विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो भी अगर आप लगातार 4-5 महीने हमारे साथ बने रहते हैं, जब तक आपका लगभग जुलाई में फॉर्म आने की संभावना है और जब तक आपका दीपावली तक पेपर होता है, जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, यकीन मानिए आपको गणित का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। गणित सीखिए, सिर्फ सवाल लगा के आंसर निकालना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखिए हर प्रश्न में।
ठीक है। तो ये इतने सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना भैया कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे गणित में, उसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने, देखिए 61 नंबर का प्रश्न ये दोबारा आ गया है। 62 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इसमें लिखा है, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए। 4,500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। अब यहाँ पर आपका साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में आप चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालिएगा, क्योंकि जो आंसर दिए गए हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही दिए गए हैं, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालिएगा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिसमें प्रतिशत लिखा होता है, प्रतिशत आपके प्रतिशत वाले चैप्टर में भी आता है, लाभ हानि में भी आता है, साधारण ब्याज के चैप्टर में भी परसेंटेज है और चक्रवृद्धि ब्याज के भी चैप्टर में परसेंटेज है। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो परसेंटेज आपको इतना गजब तरीके से पढ़ा दिया जाएगा तो ये सवाल आप मौके की उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम लोग ऐसी हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा है जो 20 नंबरों में से 5 नंबर 6 नंबर भी लेके आती है, तो उन सबको ध्यान में रखकर गणित पढ़ाई जाती है। तो इसको हम लोग बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा देते हैं, ठीक है भैया। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, बेसिक तरीके से पढ़ा देते हैं। तो मिश्र धन का फार्मूला लिख देते हैं, मिश्र धन बराबर निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा है, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ये प्रश्न इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप परीक्षा में क्या होता है भैया कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ना निकाल के साधारण ब्याज निकालते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से तो हमें साधारण ब्याज ही निकालना चाहिए, लेकिन ये इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ठीक है भैया। तो इसमें प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है 4,500 रुपया, 4,500 रुपया उसने दिया है तो 4,000 हो गया 500, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस दर। दर कितना है 15%, ठीक है। 15 ऊपर हो गया, नीचे होता है 100, दर बटे 100, 100 की घात होता है, और इसकी घात कितनी होती है समय। समय कितना भैया 2 वर्ष। ये फार्मूला होता है, फार्मूला ही यहाँ रख देते हैं, फार्मूला ज़्यादा आसान पड़ेगा। और जो जहाँ पर ट्रिक लगने वाली बात होगी वहाँ पर हम लोग ट्रिक भी लगाएंगे। यहाँ 5 के 15 और ये इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो ये 5 10 20 से कैंसिल होगा। 20 का जब गुणा होगा 1 में तो 20 ऊपर चला जाएगा और 3 इसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 23, 23 बटे 20। लेकिन देखिए यहाँ पर घात 2 लगी है, यानी कि 23 बटे 20 की घात 2, तो 23 बटे 20 की घात 2 करेंगे तो इसको हम लोग 23 बटे 20 गुणे 23 बटे 20 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो आप 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल आउट कर लीजिएगा। अब इसमें गुणा भाग करना है, गुणा भाग आप सभी लोग इसमें कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको ट्रिक भी बता देते हैं हल्का फुल्का, लेकिन इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें आपको गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक ये होती है कि जो लास्ट वाली संख्याएं होती है, जैसे इसका लास्ट में क्या है 5 है, इसके लास्ट में क्या है 3 है, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 3 है, ठीक है। तो इनका ही गुणा कर दीजिए, जो आखिरी अंक होगा वो हमारा मिल जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 9 का 5 गुणा करेंगे कितना आएगा भैया 45। तो यानी कि ऐसी संख्या हमारा विकल्प होगा जो हमारा 5 जिसके आखिरी में 5 आ रहा हो, तो 5 आखिरी में यहाँ भी आ रहा है, 5 आखिरी में यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सी और डी में से कोई आपका एक आंसर होगा। तो ये इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े कैलकुलेट गुणा होते हैं तो यही ट्रिक हमारे इकाई का अंक जो होता है, इकाई के अंक के गुणा के आधार पर हम लोग आखिरी नंबर ज्ञात कर लेते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर हम लोग आंसर दे देते हैं। तो 62 नंबर में ये हमारा ट्रिक काम नहीं कर रहा, आप गुणा कर लीजिएगा और आपका जो गुणा होगा वो आपका विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर गुणा भाग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आता होगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और गुणा भाग खुद करिए, नहीं तो कम से कम 2-3 मिनट हमारे लोगों का फालतू में जाया हो। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के प्रश्न पर। चल भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार है उसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो समांतर जैसे जब भी आपको त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज ये सवाल मिले ना, तो सबसे पहले चित्र बनाइएगा। चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और हमने पहले ही कह दिया है गणित पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है भैया, समझना है। ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका नाम लिख देते हैं ABCD और इसकी ऊंचाई ऐसे लिखते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी ऊंचाई को H मान लेते हैं, इसको D और E इसकी ऊंचाई है। भुजा क्या है इसकी AB, भुजा क्या है AB, ऊंचाई क्या है H। अब देखिए ध्यान से, उसका जो आधार है
एक मिनट, कहाँ आधार लिखा? ये उसका जो आधार है वो उसकी ऊंचाई से दोगुना है। आधार क्या हमारा ए बी है, तो ऊंचाई हमने एच माना है, तो आधार कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, नहीं 2h हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हो गई 2h। तो आधार का मान हमें निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 72 72 दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते होंगे हैं कि लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना है? 2h, ऊंचाई कितना है? h, और क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 72। 2 से इस 72 को कैंसिल करेंगे, h मिलके क्या हो जाएगा भैया? h स्क्वायर। 2 से 72 को कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 36, h स्क्वायर बराबर 36। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 6। जब h बराबर 6 होगा तो 2h बराबर कितना हो गया? 2h बराबर हो जाएगा 12। h का मान 6 है तो उसके दोगुना यानी 2h की वैल्यू कितनी होगी? 12। कहाँ पर है 12? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर ये चित्र आप बनाएंगे ना, तो चित्र बना के आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही आसान लगेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो इस प्रकार के जो ज्योमेट्री वाले प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्नों में आप चित्र बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए 3-4 महीने, उसके बाद इन सारे सवालों को मौखिक आप निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए और फटाफट हम लोग इसका आंसर निकाल देते हैं। एक संख्या कितनी हमें नहीं पता है, तो ये यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है एक संख्या, तो उस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो x के मतलब का है, समझिए k का मतलब गुणा होता है 4/5, ठीक है। फिर का, ये जो का लिखा ना बीच में, इसका मतलब होता है गुणा, इसकी हो जाएगा 2/3। और यदि 80 है, इसका मान कितना है? 80। एक संख्या का 4/5 करो, फिर जितना है उसका 2/3 करो, तो ये 80 हो जाता है। ये इसका यहाँ पर समीकरण बन गया है। x का 4/5 गुणे 2/3 यदि 80 हो तो वो संख्या का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये 4 और 2 मिलके कितना हो गया? 8, और 8 से ये कटेगा, कितनी बार हो जाएगा? 10। ये त्रिया गुणा करो, 5 और 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 15, और 15 का त्रिया गुणा इस 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15×10 150। बहुत ही मौखिक प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आपका बिल्कुल मजे ही हैं। तो जो भी आपके 20 प्रश्न में कम से कम 4-5 प्रश्न आपके जो आसान वाले मिलेंगे तो उनको तो गलत करना ही नहीं है। ये गुणा भाग इसलिए समझाते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, इसलिए गुणा भाग भी समझाना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग बने रहिए अपनी परीक्षा तक, कहीं भी जाइएगा नहीं। अब देखिए एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भैया? त्रिज्या होती है r। हम लोग किसी भी वृत्त में त्रिज्या मानते हैं r, तो r की वैल्यू दी गई है 3.5, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 3.5, इसका वर्ग लगा है। अब ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, यहीं पर इसका वर्ग कर देते हैं। तो r का मान होता है 3.5, इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है इसी का 2 बार गुणा करना है। इसको आप गुणा भाग जोड़ घटाना सब कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। क्योंकि गुणा करना है, गुणा तो आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चलिए आप सभी लोगों को हम लोग बता देते हैं कि 65 वाले प्रश्न में आंसर क्या होगा। चलिए इसका गुणा भाग कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कुछ आप लोग भी अपने मन से रखिए, गुणा करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है भैया। हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पर। प्रश्न आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। x² - 6x - 1 = 0 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ये बीजगणित का प्रश्न है और बीजगणित से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। चिंता मत करिएगा, हम लोग एसएससी के स्टूडेंट को पढ़ाए हैं और एसएससी में जो बीजगणित और त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है ना भैया, तो हम लोग उसको मौखिक ही पढ़ा देते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप कुछ दिनों बाद मौखिक ही सॉल्व करेंगे। अभी कैसे करना है इसको समझ लीजिए। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको ये हम लोग क्या करेंगे, x² - 1/x का मान सीधे यहाँ पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन उतना अभी हार्ड तरीका नहीं समझाएंगे क्योंकि अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। क्या है भैया, x² है -6x है और -1 है, ठीक है, बराबर है 0। ध्यान से समझिए, x इसमें कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेने का कुछ लोग मतलब नहीं समझते हैं क्या होता है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है सारी चीज़ों में उसी संख्या से भाग करना। चलिए भाग करना भी बता देते हैं, फिर बाद में आपको कॉमन जब लेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं बस। x² में क्या करना है, x का भाग करना है। -6x में क्या करना है, x का भाग करना है। -1 में क्या करना है, x का भाग करना है। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। तो यहाँ बचा x और यहाँ x ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा,
x से एक बार कट जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा, बचेगा 6, यहाँ पर कितना बचेगा 1/x। ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब देखिए यहाँ ये ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा भैया, x लिखा है, और इसका मतलब होता है जब कोई निशान नहीं होता बीच में गुणा का निशान होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये वाली x की वैल्यू है ये भी 0 के बराबर है जब बीच में गुणा का निशान होता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी है ये भी 0 के बराबर है। तो जब x को 0 के बराबर करेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा x बराबर 0, जो कि कहीं विकल्प में है नहीं, तो ये तो सही होगा नहीं। दूसरे जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है x, अब ये 1/x है ना, इसको आप पहले लिख लेते हैं, x माइनस 1/x, -6 को बाद में लिखते हैं। इसको 0 के बराबर करके देखते हैं क्या होता है। तो x माइनस 1/x और माइनस के ये इसको चलिए कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट खोल देते 6 लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1/x, ये माइनस के 6 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 6। तो कुल मिला के आपका यही देखिए आंसर आ गया। x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गया 6, और कहाँ है विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से 66 नंबर के प्रश्न में हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें सॉल्व किया है, कोई इसमें ट्रिक या फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं किया है। कुछ दिनों में ये सारे चैप्टर जब हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारे फार्मूले और सारे ट्रिक इसमें बता दिया जाएगा कैसे हम इसमें यूज करते हैं। 67 नंबर का प्रश्न करते हैं। 67 नंबर का प्रश्न कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। इसमें a प्लस बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान दिया है, और आपको ए बी का मान पूछ रहा है। देखिए भैया इसमें क्या करना है, a को पहली संख्या मान लो, b को दूसरी संख्या मान लो। दो संख्याएं ऐसी अपने मन में सोचो जिसको जोड़ने पर 5 होता है और जिसको घटाने पर 4 होता है। चलिए सोचिए, अगर 2 और 3 जोड़ लें तो जोड़ने पर तो 5 हो जाएगा, लेकिन घटाने पे 2 में से 3 घटाओगे कभी भी 4 नहीं होगा। तो ऐसी आप कोई भी संख्या सोच नहीं सकते जिसको जोड़ने पर 5 हो और घटाने पे 4 हो, चाहे जिसको सोच लीजिए। ठीक है, 4 और 1 सोच लिए, 4 1 जोड़ने पर 5, लेकिन 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आता है, 4 नहीं आता है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। यानी कि ये जो प्रश्न है इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग अपने परिकल्पना के माध्यम से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो वाला मेथड यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लगा दीजिए। छोटा सा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी है तो यहाँ पर इस तरफ 2ab आएगा। 2ab को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर होता है 4ab। ये एक प्रकार का बीजगणित का फार्मूला होता है जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी और ab तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। यही मान यहाँ पर रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना भैया, यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे और 5 का वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, हो जाएगा 25। a प्लस बी का मान, और a प्लस बी का मान 5 है और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। a माइनस बी का मान है कितना 4, और 4 का अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस के 4ab। तो 4ab बराबर क्या होगा, ये 16 25 की तरफ जाएगा और घट जाएगा, कितना बच जाएगा 9। और ab बराबर क्या हो जाएगा, 4 का 9 में भाग हो जाएगा तो 9/4 कहाँ पर है 9/4। 9/4 आपका विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 68 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर और घड़ी ये 2 चैप्टर हैं आपके परीक्षा में, और इन 2 चैप्टरों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक कैलेंडर से आता है और एक घड़ी से आता है, लेकिन चिंता मत करिएगा, हम लोग कैलेंडर और घड़ी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ये गोले बना लीजिएगा। गोले आपको दिन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। इसमें जो बीच वाला गोला हो या कोई भी गोला हो उसे टुडे मान लीजिए, यानी आज यानी टुडे। अब जो प्रश्न कहेगा वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों का मतलब आने वाला परसों, तो ये आज है टुडे है, इसके अगला दिन ये कल होगा, कल के बाद ये होगा परसों, ये हो गया परसों। और परसों कौन सा दिन दिया गया भैया, परसों दिया गया है सवाल में पहली लाइन में रविवार। अभी हमने सिर्फ पहली लाइन पढ़ा है, अब अगली लाइन पढ़िए। आगामी कल, आगामी कल बोल रहा है तो पहले वहां पहुंच जाइए। तो ये आज है तो आगामी कल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो ये आगामी कल है। ठीक है भाई, यहाँ पर है भैया ध्यान से, के दिन गत परसों, तो आगामी कल के परसों, परसों मतलब होता है जो बीता हुआ कल है उसके पहले वाला दिन परसों होता है। गत परसों, ये लिखा ना गत परसों यानी बीता हुआ परसों, तो ये आगामी कल है, कल से परसों जाना है, तो फिर हम यहाँ पर
पीछे एक दिन जाएंगे और पीछे एक और दिन जाएंगे, तो ये हो जाएगा आगामी गत के परसों, आगामी गत के परसों, यानी कि अगले वाले दिन से परसों, तो अगले वाले दिन से 2 दिन पीछे, दूसरे दिन 1 दिन पीछे, सॉरी। तो ये वाला दिन कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है भैया, बात हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि आज से आगामी कल यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद परसों, गत परसों यानी परसों निकालने के लिए 1 दिन पीछे, फिर उसके 1 दिन पीछे, तो परसों आपका हो जाएगा। अब ये दिन कौन सा होगा ये आपको निकालना है। अब हमारा 1 दिन तो पता है, उसी हिसाब से हम लोग आगामी परसों निकाल सकते हैं। देखिए पीछे जाइए, ये कौन सा है, रविवार, रविवार के बाद ये कौन सा हो जाएगा, पीछे जाएंगे, पीछे चल रहे हैं तो ये हो जाएगा शनिवार, शनिवार के पीछे ये कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के पीछे ये कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, तो ये कौन सा दिन रहेगा भैया आपका, गुरुवार। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ दिमाग उमक नहीं लगाना है, अपने हिसाब से सवालों को सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 5 बार पहाड़ा पढ़ो, जितना आता है उसी का औसत निकाल दो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, इन्हीं का औसत निकालना है। इस प्रश्न का सिर्फ इतना मतलब होता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, इसका मतलब होता है 3 का पहाड़ा पढ़ो और कितनी बार, 5 बार। ये 5 गुणज पूछ रहा है ना, तो 5 बार इसका पहाड़ा पढ़ो और 5 बार पढ़ा पढ़ के इसका औसत निकाल दो। तो औसत निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। चलो भैया जोड़ दिया, जितनी संख्या है उससे भाग करना पड़ेगा। तो कितनी है, 5 है, तो 5 से भाग करना पड़ेगा। यही तो औसत होता है। औसत में क्या होता है, जितनी संख्या होती है उतने से ही भाग करते हैं। तो 5 संख्या है, 5 का भाग कर देते हैं। अब जोड़ते हैं। अब ऐसे मत जोड़िए, क्या करिए, 3 कॉमन ले लीजिए। पहले सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं, चाहे 3 आप कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सब में से 3 कॉमन लिया है तो सब में यानी 3 का भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, ये आपका बचेगा। और नीचे कितना रहेगा, नीचे आपका कितना रहेगा भैया, 5 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो कहाँ सॉल्व करें, यहीं पर कर लेते हैं। इसको जोड़ो, 3 और 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15, तो 3 गुणे 15 और नीचे कितना है, 5, 5 से 15 कटेगा, कितना हो जाएगा, 3, और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा विकल्प तो 9 आ रहा है और 9 कोई भी विकल्प नहीं है। हमारा आंसर 9 आ रहा है, 9 किसी भी विकल्प में नहीं दिया है गया है और प्रश्न अपना बिल्कुल सही है, यानी उसमें कोई गलती तो है नहीं, गुणा भाग में कोई गलती तो किया नहीं है, यानी कि ये चारों विकल्प आपके गलत है। इसका जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर आपका 9 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आपका बैंड डायग्राम के रोज हमें एक प्रश्न मिल रहे हैं, अगर आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा बैंड डायग्राम खत्म हो जाएगा। ये है ए का मान और ये हमारा बी का मान क्या दिया गया है, 2 3 5 और 6। ध्यान से आप इस प्रश्न को समझिएगा, गलत मत करिएगा, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। पहले क्या निकालना है, हमें a माइनस बी का मान निकालना है, फिर यूनियन करना है b माइनस ए का मान निकालना है। तो पहले a माइनस बी का मान निकाल लो, बाद में यूनियन वगैरह करते रहेंगे। पहले किसका मान निकाल लें, हम a माइनस बी का मान निकाल लें, फिर b माइनस ए का मान निकाल लें, फिर बाद में उसका यूनियन कर देंगे। अब ध्यान से देखिए a माइनस बी का मान कैसे निकालते हैं। a माइनस बी का मान कैसे निकालते हैं, इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा। a माइनस बी का मान निकालने के लिए हम a वाली संख्या लिखते हैं, लेकिन वो संख्या नहीं लिखते हैं जो b में भी होती है। बात फिर से समझिए, a का मान, a माइनस बी का अगर हमें मान निकालना हो तो हम a वाली संख्या यानी कि इस वाली संख्या का मान लिखेंगे, लेकिन वो संख्या नहीं लिखेंगे जो b में हो, क्योंकि माइनस का b यहाँ लगा है। फिर से बात समझ रहे हैं। अब लिखिए a का मान 1, देखिए 1 है, b में है 1 नहीं है, a तो 1 लिख लेंगे। अब a में देखिए 2 है, b में 2 है, हाँ b में भी 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़िए, a में 5 है, ठीक, b में भी 5 है तो 5 नहीं लिखेंगे, जो दोनों में होगा वो नहीं लिखेंगे, लेकिन a वाला ही मान लिखना है। अब 7 पे आते हैं, 7 a में है लेकिन b में है नहीं है तो 7 लिख लो। अब 9 पे आते हैं, 9 a में है, हाँ ठीक, b में है नहीं है तो इसको लिख लो। जो नहीं होगा वही मान लिखेंगे। बात आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर b से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें यही देखना है a का मान लिखना है, लेकिन सिर्फ उसी संख्या का मान लिखेंगे जो b में नहीं होगी, जो दोनों में होगी उसका मान नहीं लिखेंगे।
बात आपको समझ में आ गई। अब हम b माइनस ए भी इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो b यहाँ पर a था तो a का मान लिखा, यहाँ आगे b है तो b का मान लिखेंगे। तो b का मान लिखिए, लेकिन जो a में होगा उसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो b में देखिए, b में पहले क्या है, 2 है, 2 a में है, हाँ है, तो 2 का मान नहीं लिखेंगे। b में देखिए 3 है तो 3 लिख लो, a में है नहीं है। b में क्या है, 5 है, 5 a में है, ठीक, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में है। b में क्या है, 6 है, 6 a में है, नहीं है, तो इसको 6 लिख लेंगे। तो a माइनस b का मान आया 179 और b माइनस a का मान आया है 3 और 6, ठीक है। अब आपको निकालना है a माइनस के b और यूनियन, ये यूनियन का निशान होता है, यूनियन मतलब टोटल, कुल जितना है कुल लिख दो, ठीक है। तो उम्मीद है a माइनस बी और b माइनस ए का मान आप निकालना सीख रहे गए होंगे। a माइनस बी में हम a का मान लिखते हैं और लेकिन वही मान लिखते हैं जो b में नहीं होता है। b माइनस ए में हम b का मान लिखते हैं लेकिन वही लिखते हैं जो a में नहीं होता है। अब यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब टोटल, दोनों का जोड़ दो, मतलब दोनों की संख्याएं लिख दो, लेकिन क्रम से लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखो 1, फिर b में है 3 लिख दो, फिर छोटी संख्या होगी 6, फिर होगी 7 और फिर हो गया 9। तो क्या हो गया, 1 3 6 7 9, 1 3 6 7 9, कहाँ भैया, 1 3 6 7 9, 1 3 6 7 9 आपके विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको गणित के 10 प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आप बहुत तेज स्पीड में गणित के प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में रखिए। कोई आपके पास सुझाव हो, कोई शिकायत हो, उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि आप सुपर टेट के हम लोग आपके लिए लगभग 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट तैयार करा रहे हैं। मार्केट से आपको एक भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध है सब आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी तैयार रहिए इस प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए। आपको रुपया तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। और जितने भी आपके विषय हैं सुपर टेट में, चाहे वो गणित हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, पर्यावरण अध्ययन हो या रीजनिंग हो, सबके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो आप मतलब कहने का सीधा मतलब यह है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो लगभग मार्केट से अगर एक प्रैक्टिस सेट खरीदना जाए तो 150 रुपये लगता है। अगर आप 10 खरीद लेते हैं तो आपका मोटा मोटा 1500 रुपया खर्च हो जाता है। कोई प्रैक्टिस सेट 100 रुपये का आता है, कोई 150 का आता है, कोई 120 का आता है। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो भी है सब कुछ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो और सारे विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग तैयार करा रहे हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कहीं भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसी सूचना के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।